ओके अच्छा, तो टॉपिक पे ऑफिशियली बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एफसीपीएस पार्ट 1 ऑप्थेल्मोलॉजी का जो एग्जाम है इसका बेसिक पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वी हैव टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों में बेसिकली ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, राइट। जो पेपर 1 होता है ना, उसमें वी हैव ऑल दीज कंपोनेंट्स जो कि रिलेटेड होते हैं जनरल एस्पेक्ट से। यू हैव द फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरोएनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन सब सेक्शंस के अंदर से क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 जो होता है वो तो जेनेरिक होता है, वो ऑलमोस्ट सारे पेपर्स के लिए सेम होता है, चाहे वो सर्जरी हो, मेडिसिन हो। थोड़े से कंपोनेंट्स फर्क होते हैं, एमसीक्यू की जो डिवीजन होती है वो थोड़ी सी फर्क होती है, लेकिन अदर देन दैट इट्स मोर और लेस द सेम। हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 के अंदर जो मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है ना, वो होता है आपका ऑफ्थेल्मोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस का। ठीक हो गया, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट होता है वो जनरल एस्पेक्ट से है, जो आपके पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ सीपीएसपी हैज नॉट पर्टिकुलरली डिफाइंड कि ये एमसीक्यू का जो पूल है या जो एमसीक्यू की डिवीजन है ये कितनी ज्यादा होगी। पास्ट में ऐसे भी क्वेश्चंस या पेपर्स आ चुके हैं जिसमें अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द ऑप्थेल्मोलॉजी सेक्शन, और उसमें से उन पेपर्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल सेक्शन से थे। और ऐसे भी पेपर्स आ चुके हैं जिसमें अराउंड 50 और 40 to 50 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजी सेक्शन, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो जनरल सेक्शन से थे। तो इसलिए आपने अपना जो जनरल सेक्शन है और ऑप्थेल्मोलॉजी वाला सेक्शन है दोनों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। ठीक हो गया। अब पेपर 2 में अगर हम पर्टिकुलरली ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं ना, तो जो ऑप्थो के क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू दीस सेक्शंस: ocular physiology, ocular pathology, ocular anatomy, embryology and pharmacology। इनका ग्रॉस देख लेते हैं कि हमने ये कहाँ से प्रिपेयर करनी है। फिजियोलॉजी के लिए मोस्टली इट्स रिकमेंडेड दैट यू डू दिस सेक्शन फ्रॉम जॉन फेरिस, और जॉन फेरिस के साथ साथ आप इवन जो टाइटन हमारी जो हम फिजियो पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर भी जो ऑप्थेल्मोलॉजी का सेक्शन है, जो आई का सेक्शन है, वहां से भी रीड किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली पीपल फॉलो जॉन फेरिस। फॉर ऑक्यूलर पैथोलॉजी, अच्छा इसके अंदर काफी वेरिंग ओपिनियंस हैं, लेकिन पर्सनली व्हाट आई थिंक वाज, मतलब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि पैथोलॉजी के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ओवरव्यू जतोई से या जोगी से ओवरव्यू ले जरूर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दैट वुड बी टू मच। आपको बहुत कुछ और भी करना होता है, तो सबको रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज कि जो उसामा नोट्स हैं, जो पास पेपर की कंपाइलेशन है, उसके अंदर जो पैथोलॉजी वाला सेक्शन है दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। तो आप उन क्वेश्चंस को भी अगर अच्छी तरह से समझ के अंडरस्टैंड करके, और उसमें से भी स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हुए हैं, सिर्फ उनको भी अगर आप बुक से कर लेते हैं तो पैथोलॉजी वाले सेक्शन के लिए वो सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। कमिंग टू द ऑक्यूलर एनाटॉमी, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यूजुअली ज्यादा होते हैं इससे, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि जो एनाटॉमी एफसीपीएस पार्ट 1 के अंदर पूछी जाती है ना, उतनी डिटेल्ड एनाटॉमी हमने इससे पहले इवन एमबीबीएस के अंदर भी नहीं पढ़ी होती। तो उसके लिए वी हैव टू फॉलो दिस बुक व्हिच इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द आई, द स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द आई। इट इज अ वंडरफुल बुक, इसका टेक्स्ट बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, लेकिन काफी डिटेल्ड है, तो हमने इसी को फॉलो करना होता है। और इसमें से हमने इसके साथ साथ वी हैव टू डू द उसामा's नोट्स, जिसमें पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ नोट्स को डायरेक्टली याद करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं और ऐसी एनाटॉमिकल कुछ डिटेल्स हैं जो कि हमने पहले नहीं देखी होती, तो उनको बिल्कुल एज इट इज रटा मारना बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है। तो अगर आप इस बुक को साथ लेकर चलें तो चीजें रिलेटिवली बहुत आसान हो जाती हैं। कमिंग टू द ऑक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी जो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द आई है स्नेल्स की, इसके अंदर ही एक एम्ब्रियोलॉजी का सेक्शन है, वही आप कर लें, साथ उसामा नोट्स कर लें, तो वो यूजुअली सफिशिएंट होता है। देन फाइनली द ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी, उसके लिए भी यू हैव टू फॉलो जॉन फेरिस। जॉन फेरिस की किताब के अंदर फार्माकोलॉजी का एक सेक्शन बना हुआ है, उसको थोड़ा रीड करना होता है along with the past papers, and usually this is sufficient. Okay, so this was just the basics regarding the exam. Now coming to the topic, so we'll be discussing regarding the chambers of the eyeball. ठीक है, जब हम eyeball देखते हैं ना, तो eyeball को हम usually divide करते हैं into the anterior segment and the posterior segment. ठीक है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो दिस इज द कॉर्निया, दिस इज द एंटीरियर चेंबर, दिस इज द आइरिस, दिस इज द पोस्टीरियर चेंबर एंड दिस इज द लेंस ओवर हियर। ठीक है,
जो भी सेगमेंट्स या जो भी चीजें हमारी इस लेंस, जोन्यूल्स और सिलियरी बॉडी के आगे आगे है ना, दिस सेक्शन ओवर हियर इज नोन एज द एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। और जो भी आईबॉल का पार्ट इस सिलियरी बॉडी के इस कंपोनेंट से और लेंस के पीछे वाले हिस्से के अंदर है, व्हिच इंक्लूड्स द विट्रियस बॉडी, इसके पीछे जितना भी हिस्सा है ये सारे का सारा दैट कम्स इन दी पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक हो गया। द एंटीरियर सेगमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर चेंबर and the posterior chamber. The anterior chamber is the region between this cornea and the iris, whereas the posterior chamber is the region between this iris and the zonules and the lens. ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक सी एनाटॉमिकल डिवीजन जिसको हमने याद रखना है। Talking about the anterior chamber. The anterior chamber is a small cavity lying behind the cornea and in front of the iris, like I just stated. It is filled with aqueous humor and its volume is around 0.2 ml. Now this is very important. आपको इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स और स्टैट्स नजर आएंगे, लेकिन ये FCPS पार्ट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के स्टैट्स पूछ लिए जाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एंटीरियर चेंबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ पोस्टीरियर चेंबर क्या है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, ठीक हो गया। सो द वॉल्यूम ऑफ द एंटीरियर चेंबर इज अराउंड 0.2 ml. It measures 3 millimeters anteroposteriorly. And the peripheral margin of the anterior chamber is known as the angle of the anterior chamber. This region over here, ठीक है ना, between the cornea and the iris, ये जो peripheral area है, this is known as the angle. So talking about the angle of the anterior chamber, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको इसके स्ट्रक्चर का ये बिल्कुल जिस ऑर्डर में लिखा गया है इसको आपको याद होना चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है एंगल, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, ठीक है। इसका एक सिंपल सा निमोनिक भी होता है, आई कैंट सी दिस स्क्रैप, ठीक है ना। इसमें सिंपल सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो, दिस इज द रूट ऑफ द आइरिस, ठीक है, जहां पे आइरिस आपकी अटैच्ड होती है सिलियरी बॉडी के साथ। दिस इज द रूट ऑफ द आइरिस। देन वी हैव द सिलियरी बॉडी ओवर हियर, दिस रीजन ओवर हियर। देन वी हैव द स्क्लेरल स्पर। यहाँ पे स्क्लेरा की ना एक इंडेंटेशन होती है, ये लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। दिस इज अ वंडरफुल डायग्राम यार, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ना है। अगर आपको ये विजुअल मेमोरी में आपकी ये रिटेन रह जाती है ना, तो आपको स्ट्रक्चर्स रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस लाइन ओवर हियर, दिस इज द स्क्लेरल स्पर। ये स्क्लेरा यहाँ पर थोड़ी सी एक इंडेंटेशन क्रिएट करती है एंटीरियर चेंबर में, एंड दिस क्रिएट्स अ रिज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क, ठीक है। तो दिस रीजन ओवर हियर इज द स्क्लेरल स्पर। So starting from below again, this is the root of the iris, this is the ciliary body, then we have the scleral spur, then we have the trabecular meshwork, this fenestrated region over here, this is the trabecular meshwork, and finally we have this another ridge over here which is known as the Schwalbe's line. Schwalbe's line basically क्या होती है, ये हमारी जो कॉर्निया होती है ना, इसकी जो एक लेयर होती है, फिफ्थ लेयर होती है, which is known as the decimus membrane. जहां पर decimus membrane ये टर्मिनेट कर रही है ना, दिस ब्लू रीजन, जहां पर ये टर्मिनेट कर रही है ना एब्रप्टली, इस जगह के ऊपर एक इंडेंटेशन क्रिएट होती है। दिस इज नोन एज द Schwalbe's line. So I can't see this scrap. This is a useful mnemonic that you can use to memorize the structures of the angle. ठीक हो गया, ये हमने याद होने चाहिए। Coming to the posterior chamber, अभी हमने बात की थी anterior chamber की, this region over here. Now we'll talk about the posterior chamber. The posterior chamber lies between the iris and the lens. ये छोटा सा एरिया, ठीक है। Its volume is around 0.06 ml and it also contains aqueous humor. It communicates to the pupil with the anterior chamber. As you can see, यहाँ पे aqueous humor आया और ये traverse करके ये जाता है anterior chamber, ठीक है। So it communicates with the anterior chamber through the pupil. Okay, so talking about the aqueous humor, this is very important. पार्ट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको aqueous humor के कंपोनेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। The aqueous humor is a clear fluid that fills the anterior and posterior chamber, like we just saw. The volume is around 0.2 ml. Posterior chamber का वॉल्यूम जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो तकरीबन एंटीरियर चैम्बर के ही वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स अराउंड 0.2 ml. The aqueous humor is formed by the ciliary processes of the ciliary body in the posterior chamber. Both pigmented and non-pigmented layers of the ciliary epithelium make aqueous humor. Now this is very important. अब हम we'll just come back to the slide. अच्छा, अब हम इसको देखते हैं,
ठीक है, ये देखें ये हमारी सिलेरी बॉडी थी एंड वी हैड दिस सिलेरी प्रोसेसेस। ये जो सिलेरी प्रोसेसेस होते हैं ना, इनके ऊपर पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से लेयर्ड होती है, ये कवर्ड होती है। ठीक है, ये जो दोनों एपिथेलियम होती है ना, ये both of these epithelium they take a part in the production of the aqueous humor, so you have to remember this। ठीक है, यहाँ से aqueous humor प्रोड्यूस होता है, posterior चैम्बर में जाता है और फ्लो करके एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाता है। So it is important that you remember that both pigmented and non-pigmented layers of the ciliary epithelium make aqueous humor. The mechanism involved in the production of the aqueous humor is active secretion plus ultrafiltration. Now there have been questions in the past in CPSP जिसमें इन्होंने ये ऑप्शन भी दी होती है और साथ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस भी दिया हुआ होता है। तो अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस है ना, तो दिस ऑप्शन जिसमें एक्टिव सिक्रीशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन दोनों मेंशन है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सुपीरियर। ठीक है, तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस। ये जॉन फेरिस की बेसिकली लाइन है, समझ लें, और यही पूछी जाती है। ठीक है, so the mechanism involved in the production of aqueous humor by the ciliary epithelium is the active secretion plus ultrafiltration. The rate of formation of the aqueous humor is 1 to 2 microliters per minute. The entire volume of aqueous is replaced every 1 to 2 hours. हर 2 घंटे के बाद तकरीबन aqueous का वॉल्यूम रिप्लेस हो जाता है। The normal intraocular pressure of the eye is around 10 to 20 millimeters of mercury. The pH of the aqueous humor is 7.2 and the refractive index of the aqueous humor is 1.33, which is same as the vitreous. This is very important. Vitreous का और aqueous humor का refractive index जो है वो तकरीबन same होता है, that is 1.33. So these are some important facts that you have to remember by heart. Coming to the composition of the aqueous humor. The sodium and potassium concentration is similar to that of the plasma. The glucose concentration in the aqueous is 80% of that of the plasma. इसका मतलब है कि प्लाज्मा से कम होती है glucose concentration। ठीक है? The lactate concentration is twice than that of the plasma. Very important. और जो lactate का source होता है ना aqueous humor में, that is basically from the lens and the cornea. वहां से excrete होकर ये anterior chamber के अंदर आता है। Coming to the next point, the ascorbic acid or vitamin C is 50 times more in aqueous than in the plasma. It is extremely high in aqueous, so therefore it is a very high yield point. और इसका function क्या होता है कि ascorbic acid जो होता है ना वो आपके aqueous humor के अंदर it acts as an antioxidant and it also absorbs UV light. ठीक है, so you have to remember these functions as well. The immunoglobulins that are present in the aqueous humor include IgG, IgM, IgE. ये normal aqueous के अंदर भी present होते हैं। Other proteins that are found in the aqueous include plasminogen, fibroblast growth factor, transforming growth factor beta, insulin-like growth factors. ये सारी की सारी चीजें, चारों चीजें, plasminogen, FGF, TGF beta and insulin-like growth factor, ये भी extract की गई हैं aqueous humor से. So you have to remember this as well. Okay. Coming to this high yield topic, which is the aqueous humor drainage. Excuse me. अच्छा, अब देखिए aqueous humor produce तो हो गया सिलेरी प्रोसेसेस से, अब वो ड्रेन कैसे होता है, वो जाता किधर है? So you have to remember this pathway as well. ठीक है, जो aqueous humor की ड्रेनेज होती है ना, ये बेसिकली दो तरीकों से होती है, ये दो पाथवेज से होती है। One is the trabecular pathway and the other is the uveoscleral pathway. 90% जो aqueous humor होता है ना, that drains via the aqueous humor or that drains via the trabecular pathway, whereas 10% of the aqueous humor drains via the uveoscleral pathway. अब ये pathway होता क्या है और aqueous कहाँ जाता है, ये हम इस डायग्राम के हेल्प से साथ साथ समझते हैं। ठीक हो गया? So first we're going to talk about the trabecular pathway. Now what happens is when the aqueous humor gets produced by the ciliary epithelium, it goes into the posterior chamber, then it eventually traverses the pupil and it enters the anterior chamber. ठीक है? And then it comes to this trabecular meshwork over here. ये trabecular meshwork जो है ना, ये basically एक जाली की तरह है, ठीक है ना? उस जाली में से filter होके उसने जाना है और enter होना है, drain हो जाना है, ठीक है? So it comes to this trabecular meshwork and from the trabecular meshwork it drains into this canal over here which is known as the canal of Schlemm or the Schlemm's canal. ठीक है? यहाँ तक आ गया aqueous। अब यहाँ पर आने के बाद trabecular pathway में ही ना इसकी दो divisions बन जाती है, ठीक है? तो हम पहले एक डिवीजन को स्टडी करेंगे, then we are going to study the second division कि वो कैसे ड्रेन होता है। Schlemm's canal में आने के बाद जो पहला पाथवे बनता है ना, वो होता है ऐसे है
कि from the Schlem's canal it enters into the channels known as the collecting channel, this region over here, from where it drains into the deep and intrascleral plexus, eventually going to the episcleral plexus, and from the episcleral plexus it drains into the anterior ciliary vein. ठीक हो गया? So Schlem's canal में एंटर हो गया. अब जो पहला पाथवे है कलेक्टर चैनल में आया, फिर डीप स्क्लेरल वीनस प्लेक्सस में गया, फिर एपिस्क्लेरल प्लेक्सस में गया, एंड इवेंचुअली इट ड्रेन्ड इनटू द एंटीरियर सिलियरी वेन. ठीक है, दिस रीजन ओवर है. तो एक तो ये पाथवे हम देख लिया कि वो यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पे एंटीरियर सिलियरी वेन में लैंड कर गया. ठीक है. अब श्लेम्स कैनाल में आने के बाद एक और पाथवे भी क्रिएट होता है. उसमें क्या होता है कि जब श्लेम्स कैनाल में एंटर होता है ना, तो यहाँ पर जो कुछ कलेक्टर चैनल्स होते हैं ना, वो इस कंप्लीटली इस प्लेक्सस को ना, ये जो डीप स्क्लेरल प्लेक्सस है और एपिस्क्लेरल प्लेक्सस है, इसको बाईपास कर देते हैं. ठीक है. और ये बाईपास करने के बाद डायरेक्टली एक्वस वेन्स के थ्रू, ये चैनल्स होते हैं जिनको हम एक्वस वेन्स बोलते हैं, एक्वस वेन्स के थ्रू दे ड्रेन इनटू द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द कंजंक्टिवा व्हिच आर द कंजंक्टिवल वेन्स. ठीक है. तो एक जो है वो यहाँ से ड्रेन होकर चला गया जी एंटीरियर सिलियरी वेन में, और दूसरा जो है वो उसका कुछ कंपोनेंट जो है वो उसने बाईपास कर दिया सारे प्लेक्सस को, वो डायरेक्टली थ्रू द एक्वस वेन ड्रेन इनटू द कंजंक्टिवल वेन्स. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा ट्रेबेक्युलर पाथवे, और 90% एक्वस जो होता है ना वो हमारा इसी ट्रेबेक्युलर पाथवे से ही ड्रेन होता है. ठीक है ना. नाउ कमिंग टू द यूबियोस्क्लेरल पाथवे. अब इसमें क्या होता है कि जब आपका एक्वस यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है ना, ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी, इस जगह के ऊपर, इस आयरिस के ऊपर, यहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं ना, इनके दरमियान में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होती हैं, वो इनमें दरमियान में एब्जॉर्ब होता है, और इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाने के बाद इट इवेंचुअली रीचेस द सुप्राकोरोइडल स्पेस. दिस इज द रीजन बिटवीन द स्क्लेरा एंड द कोरोइड. ये स्क्लेरा और कोरोइड के दरमियान में जाता है, एंड इट इवेंचुअली एंटर्स द वोर्टिकोज वेन्स. ठीक है. तो कुछ ड्रेनेज जो होती है ना आपकी यूबियोस्क्लेरल पाथवे से, वो हो जाती है वोर्टिकोज वेन्स में. तो जो फाइनल हमारी जो 3 ड्रेनेज के एरियाज आ गए ना, वो आ गई एंटीरियर सिलियरी वेन, दूसरा वी हैव द कंजंक्टिवल वेन्स वाया द एक्वस वेन्स, एंड फाइनली only 10% of the aqueous drains into the verticose veins via the ubioscleral path. ठीक हो गया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको पाथवे पूरे भी याद होने चाहिए, और फाइनल जो इनकी डेस्टिनेशन है वो भी याद होनी चाहिए. Okay, so talking about the functions of the aqueous humor, the aqueous humor supplies the metabolic needs of the avascular lens and the cornea. ठीक है. तो lens and the cornea are avascular, and it maintains intraocular pressure. This is very important. ठीक है ना. इसका जो एक मेजर फंक्शन है, that is the maintenance of the intraocular pressure, जो हमने कही थी कि it is around 10 to 20, it is between 10 to 20 millimeters of mercury, जो normal होता है. Talking about the areas of resistance of aqueous drainage, कौन से areas है जहाँ पे aqueous को drain होने में मुश्किल होती है. ठीक है. एक तो जी सबसे इंपॉर्टेंट साइड यही आ रही है कि जहाँ पे हमने बात की थी कि जो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क है, इट एक्ट्स लाइक अ सीव. ठीक है ना. ये जाली के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. तो जो मेजर साइट है ना, वो तो आपकी आ जाती है ट्रेबेक्युलर मेशवर्क. अगर आपको एमसीक्यू आ जाए जिसमें साइट्स मेंशन्ड हो और उसमें सिर्फ ट्रेबेक्युलर मेशवर्क लिखा हो कि किस जगह के ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी बेटर ऑप्शन. ठीक है. तो एक तो ये चीफ साइट है. दूसरा वी हैव दिस region where the anterior surface of the lens is in contact with the iris. You can see over here, this is the lens, this is the iris. इसके दरमियान में obviously अगर contact होगा, यहाँ पे space drainage की कम होगी, तो ये भी एक site है जहाँ पर resistance उसको मिल सकती है. लेकिन this is never the chief site. Usually the chief site is the trabecular meshwork. अब हम थोड़ा सा trabecular meshwork के जो अपना जो इसका structure है ना, उसको study करते हैं, और हम देख लेते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद इन द ट्रेबेक्युलर मेशवर्क कौन सी साइट है जहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. अब यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द श्लेम्स कैनाल. ठीक हो गया. ये हमारी एंगल के स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह हमने बात की थी. दिस इज द आइरिस, यहाँ पे स्क्लेरल स्पर आया हुआ है. दिस इज द श्लेम्स कैनाल. अब ट्रेबेक्युलर मेशवर्क जो होता है ना, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है. One is this region over here, this green region. This is known as the juxtacanalicular part of the trabecular meshwork. Juxtacanalicular का मतलब हुआ just opposing the canal of Schlemm. ठीक है ना. Juxta मतलब उसके बिल्कुल साथ है, बिल्कुल adjacent है उसके.
अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जक्स्टा कैनालिकुलर पार्ट जो है ना, उसमें बिल्कुल साइज जो सेल्स हैं देयर टाइटली पैक्ड टुगेदर, ठीक है। तो विद इन दी ट्रेबेक्युलर मेशवर्क सबसे ज्यादा जिस जगह पे एक्वस को ड्रेनेज में प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है, दैट इज दिस पार्ट, दिस इज दी जक्स्टा कैनालिकुलर पार्ट, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, अगर वो विद इन द ट्रेबेक्युलर मेशवर्क पूछ लें कि किस जगह पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। Coming to the second part, this red region over here, this is the corneoscleral part of the trabecular meshwork, okay? And finally, we have this blue region over here. This is the uveoscleral or the uveal part of the trabecular meshwork, okay? अब you can see over here in this diagram very clearly कि uveal part जो है इसमें देखें इतनी बड़ी fenestrations हैं, ठीक है ना? So the least amount of resistance faced by the aqueous humor while it is being drained is in this region. That is the uveal or uveoscleral part of the trabecular meshwork. अगर within trabecular meshwork पूछने के किस जगह पे सबसे कम resistance है, that is this region. ठीक हो गया? अब हम एक तो ये पढ़ भी लेते हैं. The trabecular meshwork cells, they are lined by hyaluronic acid or glycosaminoglycans, which help in reducing the friction. ठीक है? They have well-developed phagocytic properties, enzymes which include tissue plasminogen activator and hyaluronidase. इनका फंक्शन क्या होता है, that they ingest and degrade solid material that prevents the accumulation of debris. इन्हीं cells के अंदर we have the TPA and hyaluronidase, और इनका काम क्या होता है कि वो degrade करते हैं कोई भी solid material अगर aqueous humor में just केस आ जाता है, तो वो इस जाली को क्लीन अप रखने में हेल्प करते हैं ताकि aqueous जो है वो आपका इजीली कैनाल ऑफ फ्लेम में ड्रेन हो जाए, ठीक है ना। अगर ऑब्वियसली अगर ये जाली जो है ये बंद होना शुरू हो जाएगी तो आपका aqueous ड्रेन नहीं होगा और अल्टीमेटली इंट्राओक्यूलर प्रेशर राइज करना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, लेकिन मैं वैसे ही आप जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक हो गया। तो these are important points that you have to remember. Then further it is divided into three main parts. ये हमने अभी ऑलरेडी हमने बात कर ली. The juxtacanalicular part over here, this is the just adjacent to the canal of Schlemm. यहाँ पे सबसे ज्यादा resistance है, most resistant at this area, ठीक है. Then we have the corneoscleral part, this region over here, and finally we have the uveoscleral region over here, which is the most fenestrated and least amount of resistance occurs at this area. ठीक हो गया? I hope this is clear. ये डायग्राम बस किसी तरह से अगर हम याद कर लेना तो चीजें थोड़ी सी रिलेटिवली आसान हो जाती हैं याद करना. Okay, coming to the variation of intraocular pressure. So normal intraocular pressure, और हमने कहा था कि intraocular pressure में एक मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है aqueous humor का, ठीक है. So normal intraocular pressure ranges from about 15 to 20 millimeters of mercury, and mean IOP is around 15 to 16 millimeters of mercury. It is maximum in the morning. ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि डायगोनल वेरिएशन होती है इंट्राओक्युलर प्रेशर की, मॉर्निंग में ज्यादा होता है यूजुअली और इवनिंग में कम होता है, और जिन पेशेंट्स में ग्लोकोमा होता है ना उनमें यही नॉर्मल डायगोनल वेरिएशन ज्यादा एग्जैसरबेट कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है. Then coming to sleep and general anesthesia, both of these phenomena they decrease the intraocular pressure. Reason being that while we are sleeping and during general anesthesia, there is reduction in the extraocular muscle tone. Extraocular muscles जो होते हैं वो जितने टॉट होंगे, जितने कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, उतने ज्यादा वो ग्लोब पे प्रेशर डालेंगे. जब ग्लोब पे प्रेशर डालेंगे तो अल्टीमेटली इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. And whenever the tone is going to be reduced, ultimately the intraocular pressure is going to fall. ठीक हो गया? Then strenuous exercise also leads to decrease in intraocular pressure. अच्छा, इसका कोई मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह से तो समझा नहीं गया हुआ, लेकिन जॉन फेरिस ने यही मेंशन किया हुआ है कि usually because of the metabolic acidosis and increase in osmolarity during the strenuous exercise, there is some relation with this phenomena and it leads to the decrease of intraocular pressure. इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किसी जगह पर नहीं किया गया, लेकिन you just have to remember कि इसका रिलेशन जो है वो metabolic acidosis से है, ठीक है. And in exercise, IOP usually decreases. Then finally, during Valsalva maneuver, the intraocular pressure increases. कोई भी ऐसी चीज होगी ना जो कि आपके सेंट्रल वीनस प्रेशर को इंक्रीज करेगी, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो एपिस्क्लेरल वीनस प्लेक्सस होता है ना हमारा, उसका प्रेशर इंक्रीज करता है. जब भी सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज किया तो आपका एपिस्क्लेरल वीनस प्लेक्सस का प्रेशर इंक्रीज कर गया,
और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इवेंचुअली द वेन्स दे वर द एक्वस ह्यूमर इट वाज इवेंचुअली बीइंग ड्रेन्ड इनटू द वेन्स, ठीक है ना, एंटीरियर सिलियरी वेन के अंदर ड्रेन हो रहे थे, एपिस्क्लेरल प्लेक्सस में जा रहा था। जब वीनस प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका एक्वस का बैकलॉग आएगा, वो वेन के अंदर नहीं जा पाएगा, वो पीछे की तरफ आएगा, और जब पीछे की तरफ आएगा तो इवेंचुअली इट विल लीड टू इंक्रीज इन इंट्राओक्युलर प्रेशर, ठीक है। तो these are some important features that you have to remember कि किस चीज की वजह से इंट्राओक्युलर प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, तो अब हमने टॉपिक के बेसिक चीजें देख ली हैं। अब हम ब्रीफली रिव्यू कर लेंगे कि किस तरह के पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन व्हिच दे आस्क्ड द वॉल्यूम ऑफ द एक्वस ह्यूमर। ये हमने देख लिया है, हमने 0.2 ml इसको स्टडी किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो क्लोजेस्ट रेंज थी दैट वाज अराउंड 0.25 to 0.3 ml, so this was the best answer. The refractive index of the aqueous humor is 1.33, which is same as the vitreous. ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये एक important point है जो याद करना है। Regarding aqueous humor, it is present in both anterior and posterior chamber. ये भी हमने देख लिया। Aqueous contains ascorbate more than plasma. हमने कहा था ग्लूकोज जो है that is less than plasma around 80%, और ascorbate जो है, ascorbic acid जो है वो 50 times ज्यादा होता है as compared to plasma, ठीक है। The intraocular pressure is maximum in the morning, diurnal variation, and measurable change in intraocular pressure occurs in the morning, again the diurnal variation. So these were some of the important questions that have been asked in the past papers. तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, और उसके अलावा important जो बाकी टॉपिक से रिलेटेड चीजें थी वो भी हमने सारी डिस्कस कर ली। Okay, so if you guys have any question, please do feel free to ask. This is the webinar series that has been started from today onwards. Tomorrow, inshallah, Dr. Huma will be taking a session on pericardium. So to log in. अच्छा, जो ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो हमने जो वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसा मैं अगर अपनी बात कर लेता हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो उसमें इनका पैटर्न जो है ना वो तकरीबन इसी तरह का ही है, ठीक है। देयर आर मोर देन 30 to 35 वीडियोस अराउंड, तकरीबन 35 वीडियोस हैं जिसमें एनाटॉमी को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। और एनाटॉमी के अंदर बेसिक जो हमारा जो मेरा फोकस रहा है, मैंने ट्राई ये की है कि स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी को मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। मतलब मैंने उसी के जी श्योर आई विल डिस्कस द पास्ट एमसीक्यूज अगेन, नो प्रॉब्लम्स, मैं आपको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने ट्राई ये किया है कि जितने भी एनाटॉमी के क्वेश्चंस हैं ना, या एनाटॉमी के जो टॉपिक्स हैं, वो स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी को ही मैंने लेक्चर्स की फॉर्म में बनाया है, along with all the pictorial references, ताकि आपको स्टडी करने में रिलेटिवली बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह इफ यू डू दीज लेक्चर्स, अगर आप ये कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी भी रीड करते हैं, तो आई थिंक आपको उसको रिटेन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि एनाटॉमी जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी, तो उसका सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमने पहले कभी वो देखी नहीं है, तो पहले हमने कभी इस तरह की डिटेल्ड एनाटॉमी पढ़ी नहीं होती, तो उसमें बहुत सारी चीजें रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अगर आप इनको साथ देखकर करें तो चीजें रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। And I'll discuss the past MCQs again, no problems. Just a minute. I think थोड़ा सा lag कर रहा है। हाँ, ये okay. अच्छा जी, so we'll discuss the past MCQs again. अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, the volume of the aqueous humor was around 0.2 ml. हमने कहा था कि anterior chamber में the volume is 0.2 ml and posterior chamber में the volume is 0.06 ml, which is almost negligible. तो ओवरऑल यूजुअली हम 0.2 ml ही कह रहे होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे क्लोजेस्ट रेंज थी दैट वाज 0.25 to 0.3 ml. So this was the best answer. The refractive index of the aqueous humor is 1.33, which is the same as the vitreous. Vitreous का और aqueous humor का refractive index same होता है, ये आपने याद रखना है. Regarding the aqueous humor, it is present in both anterior and posterior chamber. Aqueous humor ciliary processes से create होता है, वहां से बनता है, फिर it enters the posterior chamber, it traverses through the pupil and it gets into the anterior chamber, from where it eventually drains into the trabecular meshwork and the canal or schlemm. The aqueous contains ascorbate more than plasma. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था जब हम aqueous का कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि aqueous के अंदर जो ग्लूकोज की कंपोनेंट है वो प्लाज्मा से कम होती है, अराउंड 80% ऑफ दैट ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। ग्लूकोज कम होता है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड इज 50 टाइम्स दैट ऑफ द प्लाज्मा,
ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है दैट इज वे मोर इन aqueous humor as compared to the plasma, और 50 टाइम्स, अगर आपसे वैल्यू भी पूछ लेते हैं तो अपने 50 टाइम्स याद रखनी है, ठीक है। देन वी हैव द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मैक्सिमम इन द मॉर्निंग। ये हमने डायरनल वेरिएशन के बारे में बात की थी कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होती है उसकी डायरनल वेरिएशन होती है, सुबह के वक्त ज्यादा होता है और शाम के वक्त यूजुअली कम होता है, और जिन पेशेंट्स के अंदर ग्लोकोमा होता है उसमें यही इफेक्ट एम्पलीफाई हो जाता है, उनमें ये इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। This was also asked, and again it was repeated. The measurable change in intraocular pressure occurs in the morning. Again, the diurnal variation. So this was it. Baki, inshallah, if you have any other queries, so please do let me know. इस वीडियो के नीचे बेशक आप कमेंट कर दें. Otherwise, you can reach me as well. The starting date of the course is 12th May 2023. If you have any other queries, please do feel free to reach me. I hope कि आपको ये सेशन में चीजें समझ आई हो। थोड़ा सा यार ये मतलब मैं इरिटेटिंग ही कहूँगा इसको कि पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, इस लेक्चर के अंदर भी आपको स्टैट्स और छोटे छोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो मैंने बताए हैं काफी, लेकिन वो ऐसा ही है, ये इसी तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं, तो हमें इनको ना मेमोराइज करना है, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। प्लीज डू गिव द रिव्यू। आप रिव्यू जरूर दीजिएगा कि किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी बताइएगा। आई यूजली ट्राई कि मैं पिक्चर्स से ज़्यादा रिलेट करके और चीज़ों को उसी तरह से बताकर रिलेट करके समझा सकूं, क्योंकि थोड़ी सी जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है अगर वो डेवलप हो जाए ना तो चीज़ें रिटेन रहने में हेल्प होती है। लेकिन इफ यू थिंक देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो प्लीज डू लेट मी। थैंक यू वेरी मच।